1100 से ज्यादा एपिसोड्स, 25 साल का सफर और एक ऐसा खजाना जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। लोग कहते हैं वन पीस सिर्फ एक एनिमे नहीं, एक इमोशन है। पर क्या 2026 में इतना लंबा एनिमे शुरू करना अक्लमंदी का काम है या फिर आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? फाइनली मैंने वन पीस कंप्लीट कर लिया है और ऑनेस्टली मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये मुझे इतना इम्पैक्ट करेगा। आज हम इस पर काफी बात करने वाले हैं कि क्यों इसे नारुतो और ड्रैगन बॉल से ऊपर रखा जाता है। क्या इसके फिलर्स नारुतो की तरह दिमाग खराब करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वन पीस खत्म होने वाला है? जहाँ मैं आज एक फैन की तरह नहीं बल्कि एक रिव्यूअर की तरह बात करूंगा। एनिमेशन क्वालिटी में क्या बदलाव आए, लाइव एक्शन देखना चाहिए या नहीं, और इसका फ्यूचर क्या है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपका वन पीस शुरू करने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी लग सकती है, पर थोड़ा पेशेंस रखना और पूरा रिव्यू सुनकर जाना। एंड मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो कि भाई इतना लंबा एनिमे है, आपने इसे देखा कैसे, जबकि मैं इसे पहले से ही फॉलो करता हुआ भी नहीं आ रहा हूँ। आज के टाइम में अगर मैंने इसे देख भी लिया तो आखिर कितना टाइम लगा इसे खत्म करने में? सच बताऊँ तो मैं भी शुरुआत में हेजिटेट कर रहा था कि 1100 प्लस एपिसोड्स देखना किसी एवरेस्ट चढ़ने से कम नहीं लगता, जहाँ अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। एंड आई नो तुम लोग बोलोगे नारुतो भी तो लंबा था, लेकिन पॉइंट ये है कि वो शो इसके जितना लंबा नहीं था, प्लस वो खत्म हो चुका था और ये स्टिल चल रहा है, वो भी इतने एपिसोड्स के साथ। और इसलिए मैंने भी इसे कई बार शुरू करके छोड़ा, पर जब मैंने इसे फाइनली खत्म किया तब मुझे समझ आया कि फैंस क्यों इतने पागल हैं। एंड मुझे भी नारुतो देखने के बाद कुछ वैसा ही देखना था, तो सोचा यही देख लेता हूँ। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये देखा। जहाँ इसकी स्टोरी स्टार्टिंग में सिंपल सी लगती है, हमारा मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी जो पायरेट किंग बनना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तुम्हें रियलाइज होता है कि ये सिर्फ ट्रेजर हंट नहीं है, ये एनिमे एक्चुअली फ्रीडम के बारे में है, ड्रीम्स के बारे में है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये लोगों के बीच के बॉन्ड के बारे में है। एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसकी स्टार्टिंग थोड़ी स्लो लग सकती है। इनिशियल आर्क्स में एनिमेशन भी बेसिक है, पेसिंग भी कभी कभी ड्रैग होती है, और ऑनेस्टली यहीं पर मोस्ट लोग ड्रॉप कर देते हैं। पर ये भी सोचो कि ये एनिमे 25 साल से चलता हुआ आ रहा है, तो शुरू में थोड़ी कमियां हो सकती हैं, लेकिन अगर तुमने ये फेस क्रॉस कर लिया तो फिर जो तुम्हें मिलता है वो वर्थ इट है। जहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग चीज वन पीस की है इसका वर्ल्ड बिल्डिंग। हर आइलैंड एक नई स्टोरी है, हर आर्क एक नया थीम लेकर आता है, और हर विलन बस इविल नहीं होता, उनका अपना पर्सपेक्टिव होता है। बट मोस्टली विलन्स मुझे तो इविल ही लगते हैं, पर सब नहीं, क्योंकि उनका जस्टिस सर्व करने का तरीका बहुत वाहियात होता है। आगे इसके बारे में मैं बात करूंगा। मेन पॉइंट ये है कि अगर तुम इस एनिमे को देखते हो तो धीरे धीरे इस वर्ल्ड में इतने इन्वेस्ट हो जाते हो कि साइड कैरेक्टर्स तक तुम्हें याद रह जाते हैं। एंड कैरेक्टर्स की बात करें तो ये एनिमे यहीं जीत जाता है। लूफी जो शुरू में थोड़ा अजीब सा और बेवकूफ लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको उसकी हरकतें और उसके मोटिव से प्यार हो जाएगा। वो सिर्फ एक डम हीरो नहीं है, उसकी लीडरशिप और फ्रीडम की चाहत आपको इंस्पायर करेगी। हालांकि वो थोड़ा डम है और कहीं कहीं शो में आप थोड़ा इरिटेट हो जाओगे उसके एक्शंस को देखकर, जैसे एलाबास्टा आर्क में उसकी और जोरो की फाइट, जिसमें वो जोरो की बात सुने बिना ही उससे लड़ने लग जाता है। हालांकि वो थोड़ी फनी फाइट होती है, एंड और भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं शो में, लेकिन वो ऐसे अजीबोगरीब हरकतें क्यों करता है वो आपको शो में बहुत आगे जाके पता चलता है, और वो काफी सेटिस्फाइंग होता है। जहाँ एक और बात काफी अजीब है एनिमे के वर्ल्ड बिल्डिंग की, ये लोग पायरेट्स होने के बाद भी कोई पायरेट्स वाला काम नहीं करते, किसी को लूटते नहीं है, बेमतलब अपना आतंक नहीं फैलाते, एंड और भी ऐसी चीजें हैं। कुछ पायरेट्स ये सब करते हैं, बट ज्यादातर अच्छे ही होते हैं, जिनके लिए पायरेट होने का अपना अलग मतलब होता है, जैसे कि लूफी जो फ्रीडम के लिए पायरेट बना। एंड यही लूफी के क्रूमेट्स भी काफी इंटरेस्टिंग है, जो आपके फेवरेट बन जाएंगे। रोरोनोआ जोरो सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन नहीं है, लॉयल्टी का डेफिनेशन है, और लूफी का फर्स्ट क्रू मेंबर भी है। उसकी पावर, डिटर्मिनेशन और बैक स्टोरी बहुत कमाल की है। एंड इस कैरेक्टर की सबसे फनी चीज मुझे ये लगती है कि ये बंदा हमेशा खो जाता है जब भी इसे कहीं अकेला छोड़ दो तो। एंड लिटरली अगर इसे सिंपल सा सीधा रास्ता भी बताया जाए जाने को तो भी वो खो जाएगा। एंड ऐसे मोमेंट्स आपको हंसने पर मजबूर कर देते हैं। एंड फिर नामी जो सिर्फ नेविगेटर नहीं है, उसकी बैक स्टोरी तुम्हें तोड़ देगी कि उसने भी कितना सफर किया है। और आर्लोंग पार्क आर्क में जो मोमेंट्स होता है नामी और लूफी का, जब नामी फाइनली बोलती है हेल्प मी लूफी, वो सीन कुछ अलग ही लेवल का होता है, जिसके बाद फाइनली नामी क्रू की परमानेंट मेंबर बन जाती है। एंड मुझे ये कैरेक्टर काफी पसंद है, औरों को भी होगा, बट मुझे नामी की एक चीज काफी अजीब लगती है, और वो है कि सब ठीक होने के बाद भी उसका मनी हंगर खत्म नहीं होता। बट उसकी बैक स्टोरी की वजह से पता चल जाता है कि आखिर वो ऐसी है क्यों, लेकिन फिर भी उसकी हरकतें कभी कभी इरिटेटिंग हो जाती है। हालांकि वो वीक है, फिर भी उसका एटीट्यूड काफी कमाल का है और फनी भी। एंड अब क्रू के रोमांटिक मजनू की बात करें तो सांजी स्टाइलिश भी है और इमोशनली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। एंड इसकी बैक स्टोरी भी आपका दिल जीत लेगी, जो शुरू के एपिसोड्स में तो नहीं है। ये आपको केक आइलैंड आर्क में देखने को मिलेगा, जहाँ इस बंदे की आइडियोलॉजी सिंपल है, लड़कियों के लिए सेंसिटिव, चाहे वो इविल ही क्यों ना हो। वो उन्हें मुसीबत में देखेगा तो उनकी हेल्प करेगा। एंड अगर कोई विलेन लड़की है और सांजी को मारना चाहती है तो भी वो उस पर हाथ नहीं उठाएगा।
कभी कभी ये चीज फाइट्स के बीच में आपको इरिटेट करता है, लेकिन ये बंदा भी काफी स्ट्रॉन्ग है और ये दुनिया की हर लड़की से प्यार करता है। जहाँ जोरो के साथ इसकी जो केमिस्ट्री है वो काफी फनी लगती है मुझे। जैसे जब इन दोनों कैरेक्टर्स पर पहली बाउंड्री लगती है तब का सीन बहुत फनी मोमेंट था एंड अभी भी इनका कंपटीशन चलता रहता है। पहले अगला कैरेक्टर है उसॉप। इसकी बात करें तो ये मुझे थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, पर उतना भी नहीं, क्योंकि ये एक फनी कैरेक्टर है और सबसे रिलेटेबल। वीक होने के बाद भी फाइट्स करता है क्योंकि वो सी पर सबसे ब्रेवेस्ट मैन बनना चाहता है, पर ये बहुत डरपोक है। जब से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है तब से अभी तक ये बंदा ब्रेवेस्ट बनने की बजाय एक बुजदिल की तरह ज्यादा बिहेव करता है और यही चीज थोड़ा इरिटेट करता है क्योंकि ये उतना भी वीक नहीं है और इसे पता है कि मैं लड़ सकता हूँ। फिर भी जब फाइट्स होती है तो सिर्फ चिल्लाते रहना, कई बेवकूफी भरे हरकतें करके ये चीजों को बस खींचता रहता है। जहाँ ड्रेसरोसा आर्क में उसॉप का सबसे बेकार सीन मुझे वो लगा जब सारे टोनटाटा ट्राइब जो इतने क्यूट होते हैं और इतना भरोसा करते हैं उसॉप पर, फिर भी वो उन्हें छोड़कर भाग रहा होता है। हालांकि वो भागता नहीं है बाद में और मदद करता है लास्ट में, फिर भी वो चीज काफी इरिटेटिंग थी कुछ टाइम के लिए। मुझे लगता है उसॉप का लक काफी अच्छा है, वरना अभी तक तो उसे मर जाना चाहिए था जिस तरह की वो हरकतें करता है। एंड अब बात करें स्ट्रॉ हैट क्रू के अगले मेंबर टोनी चॉपर की, तो वो काफी इनोसेंट है लेकिन उसकी स्टोरी हैवी है। वैसे तो सभी की स्टोरी बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। वेल, चॉपर क्रू का डॉक्टर है और एक रेनडियर है जिसने डेविल फ्रूट खाया था, इसलिए वो इंसानों की तरह बोल और चल सकता है एंड ये भी काफी पावरफुल है। लेकिन कभी कभी ये उसॉप की तरह इरिटेट करता है फाइट्स के बीच में। ताकत होने के बाद भी रोता रहेगा और चिल्लाता रहेगा। मुझे तो लगता है उसॉप के साथ रहने की वजह से ये ऐसा हो जाता है क्योंकि क्रू में होने से पहले वो इतना डरपोक नहीं होता है और नामी और ब्रोक भी इनके इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं। हालांकि ब्रॉक ऐसी चीजें थोड़ा कम करता है क्योंकि वो जानबूझकर कभी कभी ऐसा बिहेव करता है। वेल, चॉपर की बात करें तो वो अभी भी एक बच्चा ही है, तो उसकी ये चीज समझ भी आती है, तो कोई कंप्लेंट नहीं है। सारे कैरेक्टर्स अपने आप में ही अलग लेवल के हैं। जहाँ अब बात करें ब्रॉक की, तो एक स्केलेटन है और क्रू का म्यूजिशियन जो थ्रिलर बार्क आर्क में क्रू को ज्वाइन करता है, जो 50 साल पहले समुद्र में मर जाता है और वापस से जिंदा होता है क्योंकि उसने भी एक डेविल फ्रूट खाया होता है। एंड ये भी काफी फनी कैरेक्टर है। जहाँ ये बंदा स्केलेटन होने के बाद भी खाना खाता है नॉर्मल इंसानों की तरह। एंड वो खाना आखिर ज्यादा कहाँ है, उसके पास तो पेट ही नहीं होता। खैर, लाइव एक्शन में इसे कैसे दिखाते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड इसकी बैक स्टोरी लिटरली काफी हार्ट ब्रेकिंग थी। इतने सालों तक वो जो लोनलीनेस से गुजरता है वो आपको रुला देगा। एंड फिर आता है फ्रैंकी, क्रू का शिपराइट, जो वाटर 7 आर्क में क्रू को ज्वाइन करता है, जो एक साइबॉर्ग है और ये साइबॉर्ग कम रोबोट ज्यादा लगता है मुझे, पर फिर भी इसकी पूरी बॉडी कहीं ना कहीं से खुल जाती है एक रोबोट की तरह। तो वो कैसे पॉसिबल है? और जब वाटर 7 में लूफी उसे क्रू ज्वाइन करने को कहता है तब वो मना कर देता है और तभी जब निको रोबिन उसके अंडे पकड़ लेती है तब उसे दर्द होता है। पर क्यों? क्योंकि उसने ही बोला होता है कि वो आगे से साइबॉर्ग है और वो पूरा हिस्सा रोबोट की तरह खुल सकता है। खैर, इतना लॉजिक में नहीं जाते हैं। जहाँ बात करें क्रू की दूसरी फीमेल कैरेक्टर की, तो निको रोबिन, इसकी बैक स्टोरी बहुत पेनफुल है। बचपन से ही गवर्नमेंट से भागते रहना, लोगों का हेट और कोई भी अपना ना होना, एंड फिर लूफी की क्रू में आने के बाद उसकी जो लाइफ बनती है वो काफी सेटिस्फाइंग होती है। एंड जब वो सीन आता है एनीज लॉबी का, निको रोबिन फाइनली अपने दिल की बात लूफी को बोलती है कि आई वॉन्ट टू लिव, लिटरली गूसबम्प्स। बेस्ट सीन्स में से एक। एंड क्रू का लास्ट मेंबर जिनबे, जो एक फिशमैन है और क्रू का हेल्म्समैन है। लोगों का हेट फिशमैन के लिए और गवर्नमेंट की बेकार रूल्स की वजह से जो कुछ भी होता है, चाहे वो स्लेव वाला एंगल ही क्यों ना हो, जहां आपको फाइनली पता चलता है कि कौन असल में इविल है और किसकी आइडियोलॉजी खराब है। इस एनिमे के हर एक कैरेक्टर को एचिरो ओडा ने इतनी डेप्थ दी है कि आप उन्हें अपनी फैमिली समझने लगेंगे। ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनके लिए तुम जेन्युइनली केयर करते हो और जब उनके साथ कुछ होता है तो वो फील होता है। जहाँ हर आर्क बहुत एक्साइटिंग होता है, चाहे एलाबास्टा आर्क हो या वाटर 7, एनीज लॉबी, थ्रिलर बार्क, सबाओडी आर्क, ये सब स्टोरी को सेटअप करते हैं एक बड़े इवेंट के लिए। और स्टोरी असल मायने में मरीन फोर्ड आर्क से शुरू होती है, जहाँ लूफी का बड़ा भाई और हम सबका पसंदीदा कैरेक्टर फायर फिस्ट एस मर जाता है और वो सीन काफी शॉकिंग होता है, जो लूफी को अंदर तक तोड़ देता है। एंड इसके बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल बनता है, अपनी हाकी यूज करना सीखता है और उसके साथ साथ उसका पूरा क्रू टाइम स्किप के बाद और पावरफुल बन जाता है। पर विलेंस भी उसी हिसाब से पावरफुल होते हैं आगे के आर्क में, जहाँ फिशमैन आइलैंड आर्क काफी इंटरेस्टिंग होता है और जहाँ पता चलता है कि एंशिएंट वेपन पोसाइडन आखिर है क्या। एंड देन न्यू वर्ल्ड में जाने के बाद पावर अपग्रेड्स होते हैं, गियर 4 और गियर 5 देखने को मिलता है और वो फाइट सच में काफी कमाल की होती है। एंड देन जो आर्क, होल केक आइलैंड आर्क, वानो आर्क, ये सब काफी अच्छा होता है, जहाँ वानो और ड्रेसरोसा आर्क थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन जब फाइनल फाइट सीन्स आते हैं तब बहुत मजा आता है। एंड इन हर आर्क में जो कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी होती है वो बहुत हार्ट टचिंग होता है, चाहे ओटामा की बैक स्टोरी हो, ओटोको की हो, ट्रफाल्गर, पेड्रो, व्हाइट बियर्ड, एस,
साबो एंड और भी बहुत कैरेक्टर्स हैं जिनकी स्टोरी आप भूल नहीं पाओगे। एंड जहाँ लास्ट में आता है एगहेड आर्क, इस आर्क में सबसे हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी किसी की लगी तो वो है बॉनी और पूमा की। हालांकि और भी कैरेक्टर्स की इमोशनल बैक स्टोरीज को देखकर मैं काफी इमोशनल हुआ था, बट पूमा की स्टोरी और भी ज्यादा फील होती है। पूरा बचपन खराब हो गया, माँ बाप को स्लेव बना दिया गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ट्राइब का होने की वजह से, आंखों के सामने सबको मार दिया, स्लेव बनाकर रखा, और जब इन सबसे वो बचकर भाग गया तब कुछ टाइम बाद फिर गवर्नमेंट के लोग उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लेते हैं और फिर से उसे स्लेव बना देते हैं। वो प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बीमारी की वजह से उसे फेंक देते हैं किसी कूड़े की तरह। एंड यहाँ तक भी चीजें रुकती नहीं है, उसकी पूरी बॉडी को गवर्नमेंट रोबोट बना देती है और उसकी विल को पूरी तरह खत्म कर देते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाना चाहता था। जहाँ पूमा और गिनी की लव स्टोरी और वो छोटे छोटे क्यूट मोमेंट्स काफी अच्छे लगते हैं देखने में, बट उसके बाद जो कुछ भी होता है वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। और जब लूफी का गियर 5 अटेन होता है तब जो ड्रम्स ऑफ लिबरेशन बजता है वो सच में काफी ज्यादा आइकॉनिक सीन्स में से एक है और लिटरली हर बार इस फॉर्म को देख के मजा आ जाता है। और इस फॉर्म की स्टोरी जब पूमा के पास्ट से कनेक्ट करती है तब सच में ये सीन्स प्योर डोपामिन हिट करता है। लेकिन इन सब सैड चीजों को देखने के बाद समझ आता है कि गवर्नमेंट कितनी इविल है, जहाँ ये लोग खुद को जस्टिस सर्व करने वाला बोलते हैं, जस्टिस का केप लगा के घूमते हैं और खुद ही पब्लिक को डरा धमका के रखते हैं। एंड लोग भी थोड़े बेवकूफ हैं जिनका मानना है कि पायरेट्स अच्छे नहीं होते, लोगों को लूटते हैं, जो कि है भी, पर यहाँ कुछ पायरेट्स अच्छे भी हैं। और चलो माना पायरेट्स पर तुम्हें भरोसा नहीं है तो रिवॉल्यूशनरी आर्मी को तो सपोर्ट करो अच्छे से, और इन्हें वो भी नहीं करना है जबकि वो तो अच्छा काम करते हैं लोगों के लिए। पर फिर भी कुछ लोगों की बातों में आकर वर्ल्ड गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग तो डर के करते हैं। फिर भी जब तुम्हें दिख रहा है कि गवर्नमेंट के रूल्स कितने वाहियात हैं, उसे मिलके ओपोज करो, क्योंकि उनका जो सेलेस्टियल ड्रैगन वाला कॉन्सेप्ट है वो कितना घटिया है वो शायद ही किसी को अच्छा लगता होगा। और इतनी वाहियात हरकतें करने के बाद भी लोग उन लोगों को सर्व करते हैं। एंड जो लोग मरीन्स बनना चाहते थे सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को बचाएंगे, तो भाई तुम किसी को भी तब बचाओगे ना जब तुम्हारे पास इतनी अथॉरिटी होगी। और मरीन्स में जाने के बाद भी तुम किसी को नहीं बचा पाओगे क्योंकि गवर्नमेंट ही इविल है। ऐसे में तुम खुद को अच्छा कैसे बोल सकते हो? मानता हूँ कई लोग मरीन्स में अच्छे हैं पर सर्व तो वो डेविल्स को ही कर रहे हैं। और ऐसे में जितने लोगों को वो बचाते हैं उससे ज्यादा तो पायरेट्स और रिवॉल्यूशनरी आर्मी के लोगों ने लोगों को बचाया होगा। इस हिसाब से तो तुम उनमें से किसी एक में चले जाओ। एंड यहाँ मुझे गार्प जो लूफी का ग्रैंडपा है उसकी आइडियोलॉजी काफी अजीब लगती है। हालांकि वो अच्छा है और सेलेस्टियल ड्रैगन से नफरत करता है और लोगों को बचाने के लिए एडमिरल बना कि उसे किसी और से ऑर्डर ना लेना पड़े। लेकिन अगर कभी किसी सेलेस्टियल ड्रैगन ने उसे कोई ऑर्डर दिया तब वो क्या करेगा? उसे तो वो मानना ही पड़ेगा, और नहीं माना तो वो तुम्हारे पास आएंगे तुम्हें पकड़ने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए। और गार्प ने जो भी सोच के मरीन्स को ज्वाइन किया हो, उसने जितने लोगों को बचाया होगा उससे ज्यादा तो लोग मर ही गए होंगे, या जिन्हें वो बचा नहीं पाया होगा सिर्फ मरीन्स में होने की वजह से। क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैगन्स और गवर्नमेंट ने जितने लोगों को मारा है उतना शायद पायरेट्स ने भी नहीं मारा होगा। और ये सब गार्प को पता है। जहाँ सेम चीज कोबी के लिए भी है। एगहेड आर्क में वो बोलता है कि लूफी के ड्रीम को पूरा नहीं होने दे सकता क्योंकि वेगापंक ने थोड़ा सा हिस्ट्री बता दिया होता है पूरी दुनिया को, बस इसलिए हिस्ट्री को छुपाना क्यों है? ये हक लोगों का है कि उन्हें जानना है या नहीं, ना कि मरीन्स का या गवर्नमेंट का। अगर किसी ने एंशिएंट हिस्ट्री जान ली तो मरीन्स उन्हें मार देते हैं चाहे उसने कोई क्राइम ना किया हो। इनके हिसाब से हिस्ट्री को जानना क्राइम है और मरीन्स को ये सब अजीब भी नहीं लगता। और अगर तुम सिर्फ पायरेट हो और तुमने आज तक कोई मर्डर, चोरी, लूटमार भी नहीं किया है तो मरीन्स के लिए तुम एक क्रिमिनल हो, या सिर्फ तुम नॉर्मल से स्कॉलर ही क्यों ना हो उनके लिए तुम क्रिमिनल हो। ये कितनी अजीब आइडियोलॉजी है। ये तो ऐसा है कि कोई अच्छा इंसान सिर्फ एक्ट कर रहा है कि मैं एक क्रिमिनल हूँ और असल में उसने कोई क्राइम नहीं किया होता, फिर भी उसे गवर्नमेंट मार देती है जस्टिस के नाम पर। और इस आइडियोलॉजी को गार्प और कोबी अच्छा समझते हैं, और अगर अच्छा नहीं भी समझते हैं, उसे बदलना चाहते हैं, तो अब तक तुम बदल क्यों नहीं पाए? एंड इस वाहियात आइडियोलॉजी के लिए वो अपने बेटे और दोस्त तक को मार देंगे क्योंकि उन्हें लोगों को बचाना है। पर किससे? क्योंकि लोगों को तुमसे ही बचना है। एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि रिवॉल्यूशनरी आर्मी गवर्नमेंट को अपोज करती है, वो किसी को कुछ करती नहीं है, लोगों को प्रोटेक्ट करती है। और इसलिए गवर्नमेंट ने मंकी डी ड्रैगन को वर्स्ट क्रिमिनल का टाइटल दिया है। लिटरली गार्प भी ये बात जानता है कि मरीन्स अच्छे नहीं है, गवर्नमेंट खराब है, और ड्रैगन ऑलरेडी कुछ टाइम के लिए मरीन्स में था। पर जब उसने देखा कि यहाँ कोई भी अच्छा नहीं है और जस्टिस जैसा कुछ है ही नहीं, तो उसने डिसाइड किया कि वो रिवॉल्यूशनरी आर्मी बनाएगा और मरीन्स को छोड़ दिया क्योंकि वो सच में लोगों को बचाना चाहता था। अगर वो चाहता तो पायरेट भी बन सकता था, पर फिर भी कुछ और बना क्योंकि वो एक अलग तरीके से वर्ल्ड को फ्री करना चाहता था गवर्नमेंट से, क्योंकि उसे पता था लोग उसे भी खतरा समझेंगे अगर वो पायरेट बना तो। और क्या कोबी और गार्प को कभी ये नहीं लगा कि गवर्नमेंट का साथ देने से कुछ नहीं होने वाला? अगर मान भी लेते हैं कि गवर्नमेंट जीत जाती है तो क्या सेलेस्टियल ड्रैगन्स लोगों को स्लेव बनाना छोड़ देंगे, या कोई भी सिर्फ
सिर्फ इसलिए नहीं मारा जाएगा क्योंकि वो नॉलेज गेन करना चाहते थे अपनी हिस्ट्री के बारे में। लिटरली ये लोग पूरा आइलैंड खत्म कर देते हैं सिर्फ एक रिसर्च के लिए, और लोग इन्हें जस्टिस सर्व करने वाला समझते हैं। क्या कभी भी कोबी या गार्ग किसी को बचा पाएंगे अगर उनके सामने किसी भी मासूम को सेलेस्टियल ड्रैगन और 5 एल्डर्स में से किसी ने मार दिया या स्लेव बनाने की कोशिश भी की? तो इसका जवाब है नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और यही चीज बताती है कि वो गलत साइड का साथ दे रहे हैं। क्या लोग अगर सिर्फ फ्रीडम चाहे तो क्रिमिनल हो जाते हैं? और ये चीज होली लैंड मरिजुआ में भी दिखती है। जब रेवरी के टाइम प्रिंसेस शेराहोशी को एक सेलेस्टियल ड्रैगन स्लेव बनाना चाहता है तब गार्प वहाँ से गायब रहता है क्योंकि वो वहाँ उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाता, इसलिए उसे उस सीन में रखा ही नहीं। और यही चीज समझ आती है कि उसकी सोच गलत है कि वो मरीन्स में रहकर अलग तरीके से लोगों को बचाएगा। और यही चीज तब भी समझ आती है जब एक सेलेस्टियल ड्रैगन डॉन कीहोटे मियोसगार्ड शेराहोशी को बचाता है एंड और लोगों की मदद करता है तो उसे गवर्नमेंट मार देती है। जहाँ गार्प एंड और भी जितने अच्छे मरीन्स हैं वो स्लेव्स को फ्री करना चाहते हैं, पर इतने जनरेशंस गुजर जाने के बाद भी कोई फ्री क्यों नहीं है? और इसलिए यहाँ पर लूफी की फ्रीडम वाली आइडियोलॉजी और एक्शन आपको इतने इंस्पिरेशनल लगने लगते हैं शो देखते वक्त। जहाँ ऐसे में आखिर गार्प या कोबी कितना ही कर लेंगे। एंड आई रियली वांट कि फाइनल बैटल में लूफी और रिवोल्यूशनरी आर्मी ही जीते, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट पहले ही 900 ईयर्स पहले जीत चुकी है और ऐसी आइडियोलॉजी सच में बहुत बेकार है। खैर मैंने इस टॉपिक को वैसे ही कुछ ज्यादा खींच लिया एंड वीडियो भी ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है। अगर इस एनिमे पर बात करना हो तो बहुत कुछ है बात करने को, और मैं शायद बोलता ही चला जाऊंगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आप शो की बाकी चीजों पर बात कर लेते हैं, जहाँ मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज क्लियर कर देता हूँ। वन पीस परफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ा इशू है इसका लेंथ, 1100 प्लस एपिसोड्स। ये कोई नॉर्मल कमिटमेंट नहीं है। अगर तुम बिंज वॉचर हो तो भी टाइम लगेगा, और अगर तुम कैजुअली देखते हो तो मंथ्स नहीं ईयर्स लग सकते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन है, अगर आपको लगता है कि वन पीस बहुत लंबा है तो वन पीस को एनिमे की तरह नहीं चैप्टर्स की तरह देखो। तुम मांगा स्विच कर सकते हो जो बहुत फास्ट है, या फिर आर्क्स को स्मार्टली कंज्यूम कर सकते हो। हर एपिसोड देखना जरूरी नहीं होता, समझना जरूरी होता है। या फिर आप वन पीस ट्राई कर सकते हैं जो एक फैन एडिट प्रोजेक्ट है, जहाँ फालतू के ड्रैगिंग सीन्स को हटा देते हैं। और फिलर्स की बात करें तो खुशखबरी ये है कि नरूटो के मुकाबले वन पीस में फिलर्स बहुत कम है, सिर्फ 9% के आसपास। अगर तुमने नरूटो देखा है तो तुम फिलर्स का पेन ऑलरेडी जानते हो। जहाँ नरूटो में तो कभी कभी लगता था कि फिलर्स के बीच में थोड़ी बहुत स्टोरी दिखा रहे हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। वन पीस में भी फिलर्स हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये इतने इरिटेटिंग नहीं लगते और मेन स्टोरी से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि हर आर्क के बाद कहीं जाके 3 या 4 एपिसोड से फिलर्स के होते हैं या नहीं होते। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, वो है पेसिंग का, जो कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता है क्योंकि एक छोटे से सीन को बहुत लंबा खींच लेते हैं ये लोग। पर मैंने इसका सॉल्यूशन आपको बता दिया है, तो डोंट वरी। अब बात करते हैं एनिमेशन की, क्योंकि ये एक चीज है जो वन पीस ने टाइम के साथ मास्टर कर ली। शुरुआत के एपिसोड्स देखकर शायद आपको लगे कि ये 90s का पुराना कार्टून है, पर थोड़ा वेट करो वानो आर्क तक पहुंचने का, जहाँ वन पीस अब सीजनल एनिमे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और एचिरो ओडा ने भी कंफर्म कर दिया है कि अब ये सीजनल एनिमे हो गया है, जहाँ क्वालिटी इतनी टॉप नॉच हो गई है कि हर एपिसोड एक मूवी की तरह लगता है। एनिमेशन का ये अपग्रेड देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ओल्ड एपिसोड्स देखो और लास्ट आर्क्स देखो, डिफरेंस लिटरली शॉकिंग है। स्पेशली वानो आर्क के बाद एनिमेशन नेक्स्ट लेवल हो गया है, सिनेमैटिक फील आती है, फाइट सीन्स का इम्पैक्ट कम्प्लीटली चेंज हो गया है। अभी जो वन पीस आ रहा है वो सिर्फ वीकली कार्टून नहीं लगता, वो एक प्रॉपर हाई क्वालिटी एनिमे एक्सपीरियंस लगता है, जहाँ अब ये एक साल में एक सीजन की तरह आएगा और 2 पार्ट में डिवाइड होगा, और हर एक साल के गैप के साथ आएगा, जिसका मतलब है बेटर पेसिंग, बेटर एनिमेशन और लेस बर्नआउट। जहाँ अगर अब आपको किसी को वन पीस रिकमेंड करना होगा तो उसे बस इतना कह देना कि वन पीस का फर्स्ट सीजन देख लो, अगर पसंद आए तो देखना और ना आए तो मत देखना। जहाँ इसका फर्स्ट सीजन ही 1100 से ऊपर है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वन पीस खत्म होने वाला है? शॉर्ट में बोलूं तो हाँ, लेकिन अभी नहीं। स्टोरी अपने फाइनल सागा में एंटर कर चुकी है, मतलब अब जो भी होगा वो एंड गेम सेट करेगा, सीक्रेट्स रिवील होंगे, मिस्ट्री सॉल्व होंगी, और ऑनेस्टली अभी तक जो बिल्डअप हुआ है उसका पे ऑफ आने वाला है। जहाँ अब एल्बाफ आर्क शुरू होने वाला है, जिसमें हमें लोकी दिखने वाला है, एंड इसका जो थीम सॉन्ग रिलीज हुआ है वो सच में बहुत ही खूबसूरत है। एंड अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की लाइव एक्शन अडेप्टेशन की। मैंने सुना है कि लोग इसे बेस्ट लाइव एक्शन बोल रहे हैं, हालांकि कई लाइव एक्शन अडेप्टेशन उतने पॉपुलर नहीं हो पाते, पर मिस्टीरियसली ये काफी हिट रहा है फैंस के बीच। पर ऑनेस्टली मैंने अभी तक इसे नहीं देखा है, प्लीज डोंट जज मी, पर मैं इसे जल्दी देखकर एक डेडिकेटेड रिव्यू लाऊंगा मेरे चैनल पर। और हाँ, अगर आप एनिमे नहीं देख पा रहे हैं तो लाइव एक्शन एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। फ्यूचर की बात करें तो द वन पीस रीमेक आ रहा है विट स्टूडियो से, जो पुराने एपिसोड्स को मॉडर्न एनिमेशन में दिखाएगा। तो अगर पुराना एनिमेशन इशू है तो वेट करो। और वन पीस खत्म होने का दुख है तो ओडा ने कहा है कि हम फाइनल सागा में हैं, पर डरो मत, अभी भी 3-4 साल
तो आराम से लगेंगे। एंड इसके न्यू एपिसोड्स भी कल 5 अप्रैल से आना स्टार्ट हो जाएगा, जहां हर हफ्ते एक एक एपिसोड रिलीज होंगे और एक नया वन पीस हीरोइंस नाम से स्पेशल एपिसोड्स आने वाले हैं जो नाम ही पर फोकस्ड है, और ये 5 जुलाई 2026 को आने वाला है। अगर तुम एक ऐसा एनिमे चाहते हो जिसमें डेप्थ हो, कैरेक्टर हो, इमोशंस हो और एक लॉन्ग जर्नी हो नारुतो की तरह, क्योंकि नारुतो देखने के बाद मुझे भी लगता था कि ऐसा एनिमे अब शायद देखने को ना मिले, पर ये तब तक था जब तक मैंने इसे नहीं देखा था। वैसे भी ये दोनों बिग 3 का पार्ट है तो अच्छा तो होना ही है, और अगर आपको भी नारुतो के जैसा ही कुछ देखना है तो वन पीस डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। लेकिन अगर तुम शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाले हो और तुम्हें क्विक एंटरटेनमेंट चाहिए तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये एनिमे सबके लिए नहीं बना, लेकिन जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये अनफॉरगेटेबल बन जाता है। और ऑनेस्टली मेरे लिए ये सिर्फ एनिमे नहीं रहा, ये एक जर्नी बन गया। सो द फाइनल क्वेश्चन, देखना चाहिए या नहीं? मेरा आंसर है एक बार आर्लोंग पार्क आर्क तक पहुंचो, एपिसोड 44 तक। अगर तब तक मजा नहीं आया तो बेशक छोड़ देना, पर अगर एक बार हुक हो गए तो वन पीस आपकी लाइफ बदल देगा। अब तुम बताओ, क्या तुम वन पीस स्टार्ट करने वाले हो या ऑलरेडी देख चुके हो? और अगर देख चुके हो तो तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है? आपको वन पीस में क्या सबसे ज्यादा पसंद है या क्या चीज आपको इसे शुरू करने से रोकती है? मुझे कमेंट में बताओ। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो ऐसे और रिव्यू के लिए फ्लिक अवे को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप फ्लिकिंग।